नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, इस बार एपिसोड नंबर दिखाऊंगा आपको मैं 96वां प्रोग्राम दिखाऊंगा। और मैंने आपको पहले कह दिया था कि मेरी सीरीज चल रही है 100 सेंचुरी मारने की तैयारी में हम लोग। और आपको मालूम है, चाहे क्रिकेट का मैच हो, चाहे फिर वनडे हो या फिर हो 5 डे मैच, और आखिरी जो पल होते हैं सेंचुरी के, उस समय बैट्समैन पे बड़ा दबाव रहता है सेंचुरी मारने का। और आपको बता दें, हमने आपको पहले कहा था मैं जो आपको 5 एपिसोड दिखाऊंगा, आखिरी 5, 100 से आखिरी 5, यानी कि 95 दिखा सकूँ, 96वां जो प्रोग्राम होगा, 97वां, 98, 99, 100, ये पांचों प्रोग्राम होंगे अल्टीमेट प्रोग्राम, जो हरियाणा की राजनीति में धमाका कर देंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात बता दें, अभी तक मैंने करनाल के किसी भी पार्षद को अपने प्रोग्राम में इनवाइट नहीं किया था। लेकिन आज हम करनाल के एक ऐसे पार्षद को इनवाइट करने जा रहे हैं जिससे बात करने के बाद आप कहेंगे कि अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम में चाय की चुस्की में चुस्कियां लेने वाले पार्षद को ही इनवाइट किया गया है। दोस्तों, और भी पार्षद हैं जिनको मैं इनवाइट करूंगा अपने प्रोग्राम के, वो भी, उनका भी नंबर लगेगा, क्योंकि तकरीबन सारे पार्षद दिल को छूने वाले हैं और बेहद ही इंटेलिजेंट हैं, अच्छे से अपने वार्ड में काम कर रहे हैं। और हम सीधी बात करेंगे आज करनाल के वार्ड नंबर 2 के पार्षद बलविंदर सिंह बराड़ से। अच्छे से परिचित हो आप लोग बलविंदर सिंह बराड़ से, क्योंकि बलविंदर सिंह बराड़ की जो बैटिंग है, फुल फ्लैश ओपन बैटिंग करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बलविंदर सिंह बराड़ अपने आप को बड़ा बंधा सा महसूस कर रहे हैं। वो भी जानेंगे आखिरकार ये बंधन कैसे बांध लिया। चलिए सीधी बात करते हैं बलविंदर सिंह बराड़ से। बराड़ साहब, आपका हमारे अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे, उसके में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको भी नमस्कार, और जो भी जनता देख रही है सबको मेरा नमस्कार। बलविंदर जी, सबसे पहले आपका परिचय हो जाए, आपकी राजनीति में आने का क्या कारण रहा, कैसे राजनीति में कूद गए, जनता के दिलों में जगह बनानी शुरू कर दी आपने। दोस्तों, ये प्रोग्राम बड़ा अल्टीमेट रहने वाला है। मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आखिरी 5 प्रोग्राम 100 से 100 तक ऐसे दिखाऊंगा जो धमाका कर देंगे, और उसी में से बलविंदर बराड़ जी को हमने लिया। बलविंदर जी कैसे राजनीति में आए? बड़े साधारण परिवार से आप बिलोंग रखते थे। ऐसे है कि मैं सबसे पहले जो यहाँ पे शक्तिपुरम में प्रधान बना था, वो भी प्रधान इसलिए बना कि मेरा दोस्त था, उसको प्रधान बनाने के लिए गए थे और उन्होंने मेरे कार्य को देखते हुए, सेवा को देखते हुए मेरे को ही प्रधान बनाया। तो उन्होंने कहा कि सभी क्वेश्चन बहुत करते थे, यहाँ सारे पढ़े लिखे शक्तिपुरम में लोग हैं, तो बहुत क्वेश्चन करते थे सारे प्रधानों से, कोई जवाब आता था, कोई नहीं आता था। तो कहते जी आप क्या काम करोगे? मैंने कहा सबसे पहला काम करूँगा कि शक्तिपुरम कॉलोनी जो है वो शक्तिपुरम के नाम से जानी जाए, ऐसे काम करूँगा मैं। क्योंकि पहले हमारी कॉलोनी आगे होती थी, पूछना पड़ता था शक्तिपुरम कौन से एरिए में है, कहाँ पे है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। तो वार्ड नंबर 2 का पार्षद तो मैं बाद में बना, तो शक्तिपुरम में बहुत काम हुए हमारे हाथों से, परमपिता परमात्मा ने करवाए। और उसके बावजूद उन्होंने सभी ने फैसला ले लिया कि अब इसको एमसी का चुनाव लड़ाना है। तो फिर इन्होंने मेरे को एमसी का चुनाव लड़वा दिया। चुनाव लड़वाने के बाद मेरे बहुत ही धनाढ़ लोग हैं, राजीव रंगीला जी, वो पहले इंद्री से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आए थे। उनको किसी ने सलाह दे दी कि आप एमसी का चुनाव लड़ लो और चुनाव एमएलए पे तो उसके बावजूद यह एमसी का चुनाव लड़ने के बाद आप मेयर बन जाओगे। अच्छा। तो वो आ गए। मेरी क्षमता नहीं थी उसके मुकाबले चुनाव लड़ने की, लेकिन जब रण में कूद गए थे तो फिर मैं बैक नहीं कर सकता था। तो फिर परमात्मा ने ऐसी कृपा करी, परमात्मा का आशीर्वाद रहा, और जो मेरे भाई मेरे साथ थे उन्होंने राजीव रंगीला को हराया और मैं पार्षद बना। फिर क्योंकि चैलेंज स्वीकार करना मेरा शुरू से ही दिमाग ऐसा ही रहा कि चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूँ, और मैं भाव के विपरीत भी तैरने में संकोच नहीं करता। अगर नदी उधर चल रही है तो बहाव से विपरीत चलना है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हैं, तो मेरा थोड़ा सा भाव है कि मैं
उसमें चलता हुआ और आपने 7 साल में 8 साल में देखा भी होगा। चलिए बलविंदर जी, आपसे बात करते हैं, पहले जानते हैं आपके बारे में। किस परिवार से संबंध रखते हो, क्या जीवन में कितनी स्टडी करी आपने, कितने भाई बहन हो, माता पिता जी क्या करते थे, ये थोड़ा सा जो आपका निजी जीवन है उसमें झांकने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले हमारे को जब वहाँ पे सबसे पहले ज़मीन जलमाना में अलॉट हुई थी, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे को गांव जलमाना में ज़मीन अलॉट हुई थी। और जलमाना में कुछ समय रहने के बाद पापा और यहाँ ये मंगलपुर जो हमारा जिस वार्ड से मैं एमसी हूँ, इस वार्ड में पापा आ गए थे। और मेरी मम्मी बताती है कि जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम ये कॉन्वेंट स्कूल बन रहा था, तो 1965 में मम्मी की शादी हुई थी। और उसके बावजूद पूरे जो बड़े हमारे हम 3 बहनें और 2 भाई हैं, एक भाई की मौत हो गई है, तो 3 भाई बहन जो बड़े वाले 2 थे वो जलमाना में पैदा हुए थे। बाकी मेरे जो जितने भी चाचा के बेटे हैं और ताऊ के बेटे हैं या मेरी बहनें हैं, वो यही करनाल में मंगलपुर की ज़मीन में पैदा हुए थे। फिर हमने कुछ ज़मीन, जैसे यहाँ पे शहर में ज़मीन कम होती है, तो कुछ ज़मीन हमने रेर कला में ले ली थी। रेर कला गाँव करनाल में पड़ता है। अब तो जब करनाल और पानीपत बने थे तब वो पानीपत में चला गया है। तो वहाँ रेर कला गाँव में मेरा जन्म गाँव में हुआ था। फिर उसके बावजूद हम गाँव से, जब मैं छोटा था, तो हम बड़ा गाँव की जो सीमा है उसके ऊपर हमारा, बिल्कुल ऊपर हमारा डेरा था, और वहीं से हम पढ़ने के लिए आते थे। और वहीं से मैंने रेर कला गाँव में से 10वीं की पढ़ाई पूरी करी सरकारी स्कूल में। उसके बाद +1 में मैंने बला गाँव में एडमिशन ले लिया, +1 मैंने बला में करी, +2 में फिर मैं यहाँ कॉलेज में आ गया था। फिर मैं +2 के बाद जैसे ही +2 में था, तो मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी शादी को 5 महीने हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी, वही काम देखते थे। और 2 बहनों की और मेरे भाई की शादी हो चुकी थी, 1 बहन और मेरी शादी रहती थी, मैं छोटा था। उसके बाद फिर हम वहाँ से काम मैंने करना स्टार्ट किया पानीपत रिफाइनरी में, क्योंकि हमारे पास ज़मीन मात्र 5 ही एकड़ थी। और वो फिर हमने वहाँ रिफाइनरी में काम शुरू कर लिया। कुछ दिन 2 साल हम पानीपत में ही रहे, वहाँ सिंहपुरा गांव पड़ता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे करनाल, जो ये मेरा वार्ड है, इसी में दोबारा आ गए थे, LIC कॉलोनी में 22 नंबर मकान में मेरी यहाँ शादी हुई। अब भाई की डेथ के बाद जो मेरी 3 बहनें हैं, वो 2 बहनें कैथल ज़िला में शादी हुई थी, लेकिन वो बाद में जब मैं करनाल आया था तो वो भी मेरे को अकेला महसूस होता था, और मेरी बहनों को भी लगता था हमारा भाई अकेला है। तो मेरी 2 बहनें वो वहाँ से यहाँ करनाल शिफ्ट हो गई थी, वो अब सेक्टर 32 में और सेक्टर 9 में रहती हैं। और उनका लगभग सारा परिवार कनाडा है, दोनों बहनों का। बहन कभी वहाँ रह लेती है, कभी यहाँ रहती है। एक छोटी मेरी जो बहन है मेरे से, वो भी बड़ी है, वो असंध में रहती है। और मेरे यहाँ पे मेरी शादी बरसत गांव में हुई है। और जो LIC कॉलोनी में जहाँ हम पहले आए थे, मेरी यहीं पे शादी हुई थी। और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, एक अब USA में पढ़ने गई हुई है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट थी इंडिया में, वो स्कूलिंग में वो खेली थी बास्केटबॉल। छोटी भी जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो यहाँ पे MT यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। बेटा मेरा 10+2 में कॉन्वेंट में अभी उसने पेपर दिए हैं। मम्मी पापा मेरे साथ रहे, सारा काम वही संभालते थे, खेत का देखते थे। सबसे बड़ा झटका तो पहले जब मेरा भाई लगा उस टाइम लगा। और जो मेरे पापा थे वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त थे, जब कोरोना था उनको अटैक हो गया था, लगभग 1 साल 1.25 साल उनको हो गया है। अब हम पूरा परिवार यहीं पे रहते हैं। बाकी मैं मम्मी के साथ रहता हूँ यहाँ पे। आप मम्मी के साथ रहते हो और आपके बच्चे अपनी मम्मी के साथ रहते हैं? नहीं, 2 बच्चे तो किसी मम्मी के साथ, मैं ही कहता हूँ मम्मी मम्मी मैं ही। आप कई बार मम्मी कह देती है ना, थोड़ी बेटियों की कभी तरफदारी कर देती मेरी मम्मी। मैं कहता मम्मी तेरे को सब छोड़ के कनाडा चले गए, कोई असंध चला गया, और मेरी बेटी मेरे को छोड़ के USA चली गई, दूसरे बेटे भी मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। मैं तेरा सबसे प्यारा बच्चा हूँ, मैं ताज जिंदगी कभी भी तेरे को छोड़ के नहीं जाऊँगा। इसीलिए मैंने कभी विदेश का प्लान नहीं बनाया। मेरी मम्मी 75 ईयर के हो गए हैं, तो मैं मम्मी के पास ही हूँ और यहीं रहना पसंद करता हूँ। इसीलिए मैंने कभी विदेश का कोई प्लान नहीं किया। अगर मैं महीने 2 महीने के लिए घूमने भी जाता हूँ
तो मुझे डर रहता है कि कहीं मम्मी पीछे उदास होकर बीमार ना हो जाए, और वो जहाज़ में सफ़र कर नहीं सकती क्योंकि उनको बाईपास सर्जरी हुई है। और मेरे पापा को भी हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो पर इतने शेरदिल इंसान थे, वो कहते थे चल तू अपना काम कर, मैं कुछ नहीं हुआ है। तो उसी चीज़ का मुझे नुकसान हुआ, वो मानते नहीं थे ऑपरेशन करवाने के लिए, तो वही इसलिए उनको अटैक हुआ। लेकिन मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था, थोड़ी थोड़ी वहाँ प्रॉब्लम थी उनको। लेकिन जब तक उनको हम ऑपरेशन करवाते कोरोना आ गया था, कोरोना में हमने ऑपरेशन करवाना उचित नहीं लगा, तब तक देर हो चुकी थी। और मम्मी के साथ में यहाँ पे रहता हूँ शक्तिपुरम में। हमने प्लॉट वगैरह उधर 32 सेक्टर में लिए हुए हैं, बाहर भी लिए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वाभिमानी दिमाग है। हम सोचते हैं कि जिस जगह पे रह के मैं पार्षद बना हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट तक उसी समय में उसी जगह पे मैं रहूँ। उसके बाद तो फिर हम कहीं मेन रोड पे मैंने मकान बनाना है, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। लेकिन जिन्होंने इतने मान सम्मान से 2 बार पार्षद बनाया, तो उनका दिल भी नहीं तोड़ सकता। तो इसलिए मैं यहाँ शक्तिपुरम में ही रहूँगा। मेरा 2 कार्यकाल शक्तिपुरम में पूरे बड़े प्यार से हो गए हैं। बलविंदर जी, शेर दिल, इंसान का बच्चा शेर, और फिर हो गया ढेर। क्या क्या लगता है? ढेर कहाँ हो गया? ऐसे है कि सीधी इन द सेंस मैं बताऊं, देखो कहते हैं जंगल में जब टाइगर अकेला रहता है ना, जंगल पे राज करता है, लेकिन वो टाइगर आम आदमी पार्टी में चला गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ ढेर। और ढेर हो गया ना, क्योंकि लाइबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे था। दरअसल ये थोड़ा सा कई बार भाइयों का भी दबाव होता है, अच्छा। क्योंकि मैं खुल के बोलता हूँ। मेरे भाई कई बार रोकते रहते हैं, यार अब नई पार्टी में गया है तो थोड़ा सा धीरज रखना आप। दूसरी बात यह है कि पार्टियों में बड़े प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे कोई बड़े बैठे होते हैं तो उनके सामने थोड़ा सा नियमों कायदों के अनुसार जो संस्कार होते हैं उनके अनुसार हम सोचते हैं कि एकदम से हम ना बोलें, क्योंकि शहर को तो मेरे बारे में पता ही है। और शेर दिल कोई नहीं होता, अगर आपके असूल है तो आप शेर दिल लो, आपके सारे बात सुनेंगे। अगर आप चोर हैं तो चाहे आप कितने भी बड़े शेर दिल बन जाओ, कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। ये आंखों की शर्म होती है, और वो शर्म तब तक लोग मेरी करते हैं जब तक मैं ईमानदार हूँ। जब तक मैं बेईमान हो जाऊंगा, मेरी कोई शर्म नहीं करेगा। दोस्तों, ये बात वाकई में सही है। जब तक आप ईमानदार हैं तो आपकी आंखों की शर्म रहेगी। जब आप डिफाल्टर लुच्चे लफंगे हो जाएंगे, आपके यानी कि दीन मान में भ्रष्टाचार भर जाएगा, खून के अंदर भ्रष्टाचार के कण घुस जाएंगे, आप लुच्चे हो जाएंगे, भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। बलविंदर जी, आप ईमानदारी की बात करते हैं, और ईमानदारी से जानना चाहता हूँ, आपने एक गृहिणी महिला को, उनको भी शेर नहीं बना दिया? वो भी बड़ी राजनीति के अंदर बड़ी खोलकर सामने आती है। बात कर रहा हूँ आपकी वाइफ की मैं। हाँ, वो खुलकर सामने उनको आना ही चाहिए। जैसे मेरा स्वभाव जैसे सबको लगता है सख्त है, और सबको पता है कि मेरी बीवी की मेरी आज तक सारा स्टाफ भी सामने बैठा, कभी लड़ाई नहीं हुई। और ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि हमने कभी किसी भी ज़िंदगी में मजाक में भी हमने किसी के ऊपर हाथ उठाया होगा। और इसका भी पूरा हक है। जो पहले इलेक्शन में मैंने लड़ाया था, तो हम इसको स्पीच भी नहीं देना आता था, फिर भी हमने कहा कि चलो ठीक है। इसने वहाँ पे एक बड़ी बात कही थी, वो कहने लगे जी भले ही मुझे स्पीच नहीं देना आता है, लेकिन मुझे घर आए का सम्मान बहुत अच्छी तरह से करना आता है। और वार्ड को जैसे चमकाया है, शहर को कैसे चमकाना है, वो हमें बखूबी आता है। वो हमने अपने पति से सीखा है कि कैसे काम किया जाता है, और हमने वार्ड 2 चमका के सभी को दिखाया भी है। आम शहर में वार्ड कैसे है सुजा जी? शहर में वार्ड ये है कि किसी की टूंटी लगा देते हैं, साइन कर देते हैं, उसी को विकास समझते हैं। ऐसा नहीं है। हमने अपने वार्ड में, जो मेरा बाहरी वार्ड था, सारा अनअप्रूव्ड वार्ड था, पहले अप्रूव्ड करवाने के लिए फाइलें पूरी करी। स्कूल 8वीं से 12वीं मुख्यमंत्री जी के सहयोग से बनवाया, उसमें 4 ग्रेड लेके आए, साइंस लेके आए, हम नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स लेके आए। और वो अगर मंगलपुर स्कूल जाके देखेंगे तो उसकी बिल्डिंग कॉन्वेंट स्कूल से भी ज़्यादा बढ़िया आपको नज़र आएगी। फिर वो मैंने स्कूल किस लिए बनाया था कि जब मैंने सर्वे किया तो 8वीं के बाद लगभग मेरे जो गरीब परिवार हैं उनकी बेटियां पढ़ाई छोड़ चुकी थी। जब मैंने अपनी बेटियों से बात करी कि आपने पढ़ाई छोड़ क्यों दी है, तो कहने लगे अंकल हमारा स्कूल ही 8वीं तक का है, उसके बाद हम पढ़ नहीं पाए, कि शहर में हम जा नहीं पाए। तो मैंने सोचने के बाद हमने 8वीं से 12वीं स्कूल बनाया। फिर मैंने जब स्कूल बनाया
तो बेटियों का रिजल्ट थोड़ा ठीक नहीं आया। मैंने कहा बेटा ऐसे है कि आप का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। कहते हैं अंकल जी हमारे घर में एक ही मकान है, गेस्ट आ गए थे, पेपरों की तैयारी नहीं हो पाई। कोई कहने लगे मेरे पापा दारू पी के आ जाते हैं, पेपर की तैयारी नहीं हो पाती। तो उस सोच को देखते हुए मैंने वहीं पे सामने एक लाइब्रेरी का निर्माण करवा दिया, ताकि मेरी बेटियाँ स्कूल से पढ़ने के बाद किसी के पास किताब नहीं भी है, कंप्यूटर नहीं भी है, तो वो उस लाइब्रेरी में आके वहीं से किताबें लेके आराम से पढ़ सकें, ताकि उनको कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। तो हमने वो बनाई। फिर में हमने सर्वे किया था यहाँ पे कि जी हमारी फौज में और पुलिस में भर्ती हमारी वार्ड की बेटियों की थोड़ी कम थी। तो मैंने पूछा तो कहने लगे जी हमारे वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए कोई स्टेडियम ही नहीं है। तो फिर उस सोच को देखते हुए हमने वहाँ 6 एकड़ में स्टेडियम में निर्माण करवाया। उसका अब भी काम चल रहा है। अब 14 करोड़ के आसपास और इसका बजट आया, तो बहुत सुंदर स्टेडियम बनेगा। बलविंदर जी बात उसके कहना बाद मैं बात करना चाहता हूँ, मैंने ऐसे नहीं काम किया कि वैसे ही काम करता रहा। जैसे जैसे मुझे लगता रहा ये होना चाहिए और वो करके दिखाया, परमात्मा मेरा साथ दिया। जैसे मैं शादियों में जाता था तो ऊपर से टेंट, किसी की बरसात जैसे अब आ गई है तो टेंट टपक के क्या हुआ जी, कहते जी शादी खराब ही हो गई, कहते हैं जी मजाक किरकिरा हो गया, क्योंकि बेटी की एक ही बार शादी होनी है, उसके सारे शौक तो अधूरे रह गए क्योंकि बरसात आ गई, टेंट टपक गया। क्योंकि बड़े बड़े घरों की शादी तो पैलेसों में होती थी, तो मेरी गरीब बेटियों का भी दिल करता था कि शादी पैलेस में हो। तो हमने क्या करा, वहाँ पे पैलेस नुमाएँ लगभग 7 से 8 चौपाले हमने पैलेस नुमा बनाई, जिसके ऊपर 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई, ताकि कोई भी परिवार 3-4 दिन पहले आके उसमें रहना स्टार्ट कर दे। और उन चौपालों में बड़े एक बेटी की एक धनाढ़ परिवार की तरह उसको फीलिंग आए, उसको ये ना लगे कि मेरे पापा गरीब थे और मेरी शादी बढ़िया से नहीं हो पाई। उन चौपालों में वाल्मीकि चौपाल, पीसी चौपाल, सैनी चौपाल, पाल चौपाल, कश्यप चौपाल आप जाके दे सकते हैं। अब बात ये आ गई कि बरादरी की चौपालें, हमारा शुरू से ही बरादरी के ऊपर चौपालों का बड़े पुराने टाइम से सिस्टम चलता आ रहा है। और मैंने चौपालों को इसलिए डेवलप किया क्योंकि कम्युनिटी हॉल तो मैं एक ही बना पाता वार्ड में, जो आज इन्होंने किराए पे दे दी है। चौपालों को कोई किराए पे नहीं दे पाता। जितने भी शहर में कम्युनिटी हॉल बने थे वो इन्होंने बनाई ठेकेदारों के लिए थे भी, ताकि इनको बना के दे दें और वो उसमें लोगों से धन लूट सकें। लेकिन मेरे वार्ड में ऐसा नहीं है। मेरे वार्ड में अलग वार्ड 1 और 2 के लिए हमने ट्रीटमेंट प्लांट भी अलग बनाया है। वो ऐतिहासिक काम करे हैं। मेरे वार्ड के, मेरे शहर के लोग ही कहते हैं कि जो आपने काम करे हैं वो हम एक मंत्री से भी कभी ताजिंदगी की उम्मीद नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि पूरे करनाल के अंदर अगर आपने वार्ड देखना है जिसमें काम हुआ है, वो वार्ड नंबर है 2। ये बात काम बोलता है, कहते काम बोलता है। बलविंदर जी एक बार मैं आपकी बात से डर गया जब मैंने आपसे पूछा कि आपकी वाइफ, आपने उनको भी बड़ा तेज तरार बना दिया। आपने कहा कि हम दोनों के रिश्ते, उस समय मुझे बड़ा झटका लगा। मैं क्या कभी बिगड़ी थी नहीं आपस में? ना वो तो ऐसे है कि लगाव हमारा पूरे परिवार का ही रहा है। आप देखते हो कि देखो, मुझे लगता है सबको बहुत कड़वा है। हमारे अपनी पत्नी के साथ बहुत बढ़िया संबंध लास्ट तक ही रहे हैं। एक बात कहता है तो दूसरा मानता है। दूसरी मेरी 3 बहनें हैं, मेरे 3 जीजा हैं। आपने देखा होगा सभी, मतलब वो जानते हैं कि मेरी बहनें कनाडा से आ जाती हैं, 6 महीने पहले ही आ जाती हैं और कैसे युद्ध लड़ती हैं भाई के लिए, सारे शहर को पता है। अगर मेरे को वहाँ पे डाला था, जेल में डाला था, तो मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरे रिश्तेदार कैसे खड़े थे। जैसे ही मेरा चुनाव होता है, मेरे मामा, चाचा, ताऊ जितने भी हैं हमारे परिवार के बंदे, सारे महीना 2 महीना यहीं बैठ जाते हैं। और वो कई बार मेरे को बोलते हैं, कहता तू सबसे लड़ता है लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार अभी तेरे से ही है। बिल्कुल दोस्तों, आपको जिसकी जितनी ज़्यादा जंग होगी, लड़ाई होगी, वो उतना प्यार हासिल कर रहा है। उनमें से बलविंदर सिंह भी एक है और बलविंदर सिंह से हम बात कर रहे हैं चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। अब चुस्कियाँ लेंगे, देखें धड़ाधड़ चुस्कियाँ लूँगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा इस कार्यक्रम के अंदर। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, अपने कमेंट्स करना। बलविंदर सिंह बराड़ के बारे में आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर रखना, क्योंकि बलविंदर सिंह बराड़ मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं और आगे भी बड़ा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बलविंदर जी आपसे मेरा सवाल है, पॉलिटिकल बात कर लेते हैं, आप राजनीति से जुड़े हैं। दोस्तों एक बात हो रहा है, हमारे जितने भी शहर के पार्षद हैं उन सबका टोटल स्वागत है। वो भी मेरे प्रोग्राम में आ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं भी उनसे कांटेक्ट करूंगा और उनको भी अपने स्पेशल प्रोग्राम में लेके आऊँगा। और चलिए बलविंदर जी से बात कर ले। बलविंदर जी, आप
का भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है, सरकार रही है उनकी स्टेट में, और आपने सरकार का भरपूर फायदा उठाया है, बिगड़ी कहाँ पे फिर? ऐसे जी फ़ायदा कहाँ उठाया जाता है? फ़ायदा सरकार का, मैंने सरकार के टाइम पे अपना कभी असले का लाइसेंस भी उनसे नहीं बनवाया। सरकार मुख्यमंत्री जी एक बार खड़े होके कह दे कि बलविंदर जी आपकी पर्सनल काम की एक कोई एनओसी लियो, कोई लाइसेंस बनाया हो, यहाँ तक कि पर्सनल किसी का राशन कार्ड बना दो, एक काम वो मेरे को बता दे कि उन्होंने मेरा पर्सनल किया है या मेरे किसी रिश्तेदार का किया हो, तो जो चोर की सज़ा है वो मेरी सज़ा है। साझे काम की बात यह है कि साझे काम इनको करने भी चाहिए। और दूसरी बात है कि मेरे वार्ड में तो अब भी सबसे ज़्यादा काम चल रहे हैं। अब कौन सी सरकार है? जनता का पैसा है, जनता का, ना तो बलविंदर के पापा का माल है ना खट्टर साहब के पापा का माल है। जनता का पैसा जनता में लगना ही चाहिए। कई बार वो कहते हैं कि ये सरकार की नीतियां हैं। अगर सरकार की ही बीजेपी की नीतियां होती तो जो मेरे वार्ड में स्टेडियम बना है वो हर वार्ड में बनता, जो मेरे वार्ड में 8 चौपालें बनी हैं पैलेसनुमा वो सब वार्डों में बनती, अगर मेरे वार्ड में अलग ट्रीटमेंट प्लांट बना है तो सब वार्डों में बनता, अगर मेरे वार्ड में 8वीं से 12वीं स्कूल अपग्रेड हुआ है तो किसी और वार्ड में क्यों नहीं हुआ है, मेरे वार्ड में लाइब्रेरी बनी है तो किसी और वार्ड में वो क्यों नहीं बनी। अपने बंदे की खुद की नीतियां होती हैं, बंदा खुद मेहनत करता है और सरकारें कभी किसी का हाथ रोक नहीं सकती हैं। अगर यहाँ काम नहीं करेंगे तो लोग यहाँ पे धरना दे देंगे, जाम लगा देंगे। वो तो अब भी काम चल रहे हैं और काम कोई रोक नहीं सकता क्योंकि किसी के बाप का माल तो है नहीं, जनता का पैसा जनता में लग रहा है और इनसे हमने आज तक कोई फ़ायदा नहीं उठाया। एक कोई मेरे को पद दिया हो आज तक भी, ये पद आपको दे दिया है, इसका फ़ायदा उठा दे। वैसी का मेंबर बनाया था उसका आज तक मेरा कार्ड भी नहीं बना, मैं कभी ज़्यादा वहाँ पे गया भी नहीं और ना मैं किसी से फ़ायदा उठाता हूँ और ना ही मैं आम आदमी पार्टी से फ़ायदा उठाने वाला हूँ। ये घमंडी सरकार है, घमंडी लोग हैं। आज क्या हुआ, इन्होंने एक एक करके बरादरी वाइज इन्होंने अटैक किया। इन्होंने जाट नॉन जाट की राजनीति करी आपके सामने, इन्होंने करी, बीजेपी ने करी ना, जाट नॉन जाट की राजनीति करी। फिर आहिस्ता इसको मैं ब्रीफ कर दूं एक बार थोड़ा सा, जाट और नॉन जाट की। दोस्तों आज मैंने किसी को फोन मिलाया तो उनके फोन के अंदर कॉलर टोन बजी, वाह जट्टा क्या बात है। अब दोस्तों पत्रकार का दिमाग है, वो भी सुखीजा का विशु का दिमाग, तो आपको बता देता हूं कि जाट और जट में बड़ा अंतर है। लेकिन हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाट और जट को एक करने के लिए आरक्षण का एक ऐसा बीज बो दिया जिसका नुकसान आज हरियाणा को तो उठाना पड़ रहा है, साथ के साथ पंजाब को भी उठाना पड़ रहा है। और हरियाणा की राजनीति बिल्कुल बलविंदर जी ठीक कह रहे हैं, जाट और गैर जाट में रहती है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है बलविंदर जी। आप एक रोल मॉडल मुझे लगते हो पार्षदों की, अगर हम गिनती करें 20 के 20 पार्षद में से अगर हम गिनती कर लें तो रोल मॉडल, अगर मान लो इन पार्षदों का एक काम को लेकर आकलन कर दिया जाए तो मुझे लगता है आपकी एक आधे से फाइट आएगी काम के मामले को लेकर, नहीं तो सुपर आप ही जाओगे। एक बात और बताऊं, आपने काम लोगों ने देखा है, ऐसे है कि बिना चूल्हे पे किसी की पकड़ नहीं है। अगर चूल्हा किसी का मजबूत नहीं है तो भी राजनीति नहीं चलती है, क्योंकि कुछ भाव में आते हैं, कुछ भाव में आते हैं, कुछ अभाव में आते हैं, ठीक है ना बात। तो जो भाव में आते हैं उन बंदों का मान सम्मान नहीं होगा तो दोबारा मेरे घर नहीं आएंगे, तो उसमें हमारे घर में कभी कोई कमी नहीं रही है। दूसरी काम में कोई कमी नहीं रही है। मैं नहीं कहता कि दारू पीना कोई बुरी बात है, जब सरकार ने ठेके अलाउड कर रहे हैं तो चलो दुनिया पीती है पिए, लेकिन मैंने तो कभी आज तक अंडा भी नहीं खाया। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, कोई मैं नशा नहीं करता, नशे के बहुत खिलाफ हूँ। और अब की बार कोई ये कह दे कि एक बोतल भी मैंने इलेक्शन में वितरण करा है तो मेरे पे उंगली उठा सकता है। मैंने शराब भी नहीं दिया था, क्योंकि इसलिए नहीं दिया था कि कोई मेरी बेटी मेरे से क्वेश्चन करेगी भाई अंकल जी आप हम नशे की बात करते हो और आप हमारे पापा को दारू पिला रहे हो। तीसरी बात ये होती है कि असूलों की, हमने असूल मेरे ऐसे रहे हैं कि मेरे पे आज तक, मैं सिख होने के बाद मेरे पे कोई बरादरी का टैग नहीं लगा पाया है,
क्योंकि मेरे वार्ड में सिर्फ सिखों की लगभग 200-250 ही वोट है, टोटल बहुत ज़्यादा वोट है, 20,000 से ऊपर पहुंच गई हैं, लेकिन फिर भी 2 बार मेरे को बिना टिकट के पार्षद बनाया। आपको 7 और 8 साल में एक भी ऐसा प्रदर्शन नहीं होगा जो आपको लगता है कि मैंने सिख होने के नाते उस प्रदर्शन में मैं शामिल हुआ हूँ। एक दिखा देना अभी उस प्रदर्शन में मैं शामिल नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मतलब है कि अगर मैंने किसी धर्म के लिए काम करना है तो मुझे ये पद छोड़ना पड़ेगा। मैं पद के बैठ के धर्म और मैं जाति की बात कभी नहीं करूँगा, और बलविंदर सिंह पे कोई ये टैग लगा भी नहीं पाया और ना ही आगे लगेगा जब तक मैं सीट पे बैठा हूँ। अगर मैंने धर्म और कोई जाति के लिए काम करना है तो मैं ये पद छोड़ के ही करूँगा, और आगे भी मेरे उसमें डिक्शनरी में कोई ऐसा शब्द है ही नहीं है भाई कोई बोले कि इनका इन्होंने काम करा और इसका इसने काम नहीं किया है। मैंने आपको टैग दिया, टाइगर का टैग दिया, तब मेरे पास बहुत फ़ोन आए, लोगों ने मुझे कहा ਤੁਹਾਡਾ टाइगर बलविंदर, लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया। लेकिन आप आम आदमी पार्टी में चले गए, मैंने लिखा टाइगर के गले में पट्टा डल गया है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में सच्चाई क्या है? ये आपने बोला था हाँ, शेर पिंजरे में बंद हो शेर गया है। क्या बोला था? आपने बोला था कि शेर पिंजरे में बंद हो गया है। पट्टा नहीं दिया है ना। ये सच मैंने आपसे बुलवाया था, पट्टा नहीं दिया ना। तो ऐसे है कि मैं ये बात बताता हूँ कि अगर पहले मैं पूरी कर लूँ बात, करो जी, है ना? करो। शेर पिंजरे में बंद हो गया है, ये बात तो ठीक है, हो गया है, लेकिन वो जिनका पिंजरा है ना वो चाबी भी नहीं के पास है। जब मर्जी खोल देते हैं, बाहर आ जाते हैं, जब मर्जी ताला लगा के अंदर बढ़ जाते हैं। दोस्तों टैग क्या है? टैग हमेशा हर काम के अंदर टैग लाइन बड़ी जरूरी है। इस खबर की भी एक टैग लाइन है, अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, ये टैग लाइन है जो सुपर हिट है, सुपर डुपर हिट। बड़े से बड़े लोग मेरे इस प्रोग्राम में आते हैं, मैं उनको इन्वाइट करता हूँ, पूरा मान सम्मान करता हूँ। जो टैग लाइन की बात होती है, आज मैंने बलविंदर एक नया टैग दिया है, टैग यानी कि रोल मॉडल का। बलविंदर जी, आप पार्षदों की अगर बात करें उसमें आप एक रोल मॉडल की तरह उभरे हैं। अगर हम आपके वार्ड की अगर समीक्षा कर ले, अगर उसमें जाकर देख लें तो वाकई में काम दिखता है, काम बोलता है। लेकिन मेरा जो सवाल था ना वो बीच में रह गया, भारतीय जनता पार्टी से विवाद कहाँ हुआ आपका? विवाद नहीं है, ये मुझे अंदर रह के मैंने देख लिया, ये जाति और धर्म के नाम पे ही सस्ती राजनीति करते हैं, जिस चीज़ के मैं बहुत खिलाफ हूँ। क्योंकि शुरू से ही यार एक बात देखना, बड़ी पते की बात बताऊँगा, इन्होंने शुरू से ही जाति और धर्म के नाम पे इनको वोट मिलते रहे हैं। कई बार वो कहते हैं जी संजय भाटिया हमारे काम नहीं कर रहा, मैं उनको बोलता हूँ क्यों करे काम तुम्हारे, मैंने बड़ी पब्लिक में बोलना, सारे हैरान हो गए ये कैसे बोलूँ, क्यों करे काम। वो पार्षद का चुनाव लड़ा पानीपत से, लोगों ने उसको हरा दिया, और वो धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी की टिकट लेके आ गई, और लोगों ने 6.5 लाख वोटों से उसको जितवा दिया। तो मैं गांधीनगर में गया हुआ था, मैंने कहा तुम्हारी कॉलोनी में वो वोट मांगने आया? कहता जी नहीं। तो मैंने कहा सबने वोट दिए ना? कहते हाँ दिए। तो मैंने कहा, अगला कहता है जी हमने खट्टर साहब की 5 साल सेवा करी और उस सेवा के इनाम में उन्होंने टिकट दे दी, और टिकट के कारण आपने मेरे को जितवा दिया, तो उनको जनता की जरूरत कहाँ से रह गई? जनता की कदर करेगा बलविंदर सिंह, जिसको आपने एक बार धनाढ्य के खिलाफ हराया और एक बार मुख्यमंत्री के खिलाफ, हमारे को एक बार धनाढ्य बंदे को हराया मेरे खिलाफ, ठीक है, और एक बार सरकार को ही हराया और मुझे जितवाया। तो मैं आपकी कदर करूंगा, वो आपकी कदर क्यों करे? रही बात बीजेपी से, मैं खुश नहीं इसलिए नहीं हूँ कि कांग्रेस से भी मैं उससे खुश नहीं था, तभी हम बीजेपी के साथ जुड़े थे, क्योंकि कांग्रेस को मैं पार्टी मानता नहीं था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया, तो मैं उनके नाराज़ था। उसी का कारण है कि बीजेपी से 3 साल नाराज़ हो गया, तो कांग्रेस पार्टी तो तब से है। मैं अगर नाराज़ होता तो उसी टाइम कांग्रेस पार्टी में आ जाता, क्योंकि वो भी मुझे पसंद नहीं थी। क्योंकि वो इसलिए नहीं, क्योंकि जब हुड्डा साहब का राज आया था, कहने को तो उसने कहा जी इन्हें जाटवाद फैलाया, उसने जाटवाद नहीं फैलाया, क्योंकि हमारे जो करनाल के जाट थे उनका किसी का काम नहीं हुआ। उत्तरी जोन के जो जाट भी हमारे उत्तरी एरिया के हैं, जाटों का भी किसी का काम उन्होंने नहीं करा। उसने एरियावाद काम ही जट्टों का नहीं जी, बात सुनिए, जट गलत कह रहे हैं आप। जो हमारे यहाँ के बहुत शरीफ जाट है उनका काम नहीं हुआ, एरिया विशेष का काम हुआ। उसने एरिया विशेष का काम किया, चाहे वो क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया। क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया। मुझे याद है कि उस टाइम जब मैं शुरू में पार्षद बना था, तो
उस टाइम 75-75 हज़ार की उसने लाइटें वहाँ लगाई थी रोहतक में जहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो हम इनके साथ आए थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी वही प्रक्रिया निभा दी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। कांग्रेस के राज से भी 10 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जो आप देख भी रहे हो, कल आपने देखा है। उसके बावजूद चलो कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार तो किया किया। पहले 1-2 विधायक खरीदे जाते थे, 1-2 विधायक खरीदते थे। अब क्या हुआ, आपको बड़ी पते की बात बताऊंगा मैं। कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ था, इन्होंने सारे विधायक कुलदीप बिश्नोई के खरीद लिए थे। उन्होंने लाइन गलत डाल दी थी। किसने खरीदे थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी ने खरीदे नहीं थे, आपके सामने खरीद लिए थे सारे, और तभी तो उसके बाद वो सरकार बना पाए थे। भजन लाल जी नहीं बने थे और हाँ, हुड्डा जी हाँ, बन गए थे। वो पहली बार बन गए थे, दोबारा इन्होंने उसके जो कुलदीप बिश्नोई की सीटें आई थी वो इन्होंने खरीद ली थी। तो एक ही बंदे का राज चल रहा है, किसी भी पार्टी में एक बंदे का राज नहीं चलना चाहिए। उसके बावजूद जो बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, इन्होंने बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको बहुत बड़ा बढ़ावा दे दिया। क्या छोटे व्यापारियों में हमारे में दिमाग नहीं है? उन्होंने छोटे व्यापारी खत्म कर दिए। अब बड़े व्यापारी किस लिए इन्होंने बढ़ाए, उसका रिजल्ट आपके सामने है, मैं बताऊंगा। क्योंकि एक व्यापारी तो अपना मकान बेचने के लिए मजबूर है। अब या कहते हैं जी फलाने का सेलर बिक गया, उसका बिक गया, उसका बिक गया, उनकी बुराइयों में लगे रहते हैं। अरे बिक गया, पता नहीं उन्होंने टैक्स कितने भरे और इतने मंदे की मार झेले हैं, उनका साथ देना चाहिए हमारे व्यापारियों का। उनकी आप नीलामी कर रहे हो, करनाल में बहुत बहुत सेलरों के मालिकों की नीलामी होगी है, क्या उनमें दिमाग नहीं है? इन्होंने सारा बढ़ावा बड़े बड़े 3-4 व्यापारियों को इन्होंने दे दिया। हुआ क्या, वो किस लिए दिया उसका मैं बताता हूँ। पहले 6 या 7 जो आज़ाद विधायक थे वो ये खरीदते थे। अब की बार पार्टी की पार्टी खरीद लेते हैं। हुआ क्या, लोकतंत्र की पूर्ण रूप से हत्या। मैं बताता हूँ कैसे। पहली बात, इन्होंने आप किसी को भी, पहली बात तो लोगों ने ईवीएम पे सवाल उठाया। मैं वहां से शुरुआत करता हूँ। सवाल उठाया, सवाल उठाने के बाद ईवीएम पे इन्होंने एक भी विपक्ष की बात नहीं सुनी। मैं कहता हूं कि बिल्कुल आप सही हो, आपने जो सवाल उठाया है, मान ले आप ईमानदार हो। मैं कहता हूं सुखीजा जी, आपने मेरे घर से मोबाइल उठाया है, सुखीजा जी क्या करेंगे अगर वो सच्चे होंगे? वो ये थोड़ा मेरा पापा ईमानदार था, मेरा दादा ईमानदार था, मेरे भाई राम ईमानदार है, आप मेरे पे क्यों टैग लगा रहे हो? अगर आप सच्चे हो तो खड़े होंगे, ले बलविंदर सिंह आप देख लो मैंने मोबाइल उठाया है, तो भले ही उसके बाद मेरे को रिजेक्ट कर दो आप, लेकिन एक बार आप अगर सच्चे हो तो बोलोगे। अगर ये सच्चे हैं, ईवीएम में कोई धोखा नहीं, मैं नहीं कोई कहता कि धोखा है। अगर जो लोकतंत्र में वोट बंदा डालता है उसमें चाहे 25% लोगों को शंका हो गई कि ये वोट को एक बार बेल्ट पे चुनाव करवा देना चाहिए था, क्या टाइम लगेगा? जब इतने इतने बड़े ये आधार कार्ड बनाने में टाइम लगाते हैं, तो क्या गिनती 1 दिन की जगह 2 दिन में गिनती हो जाएगी और फिर जीत जाते और फिर जनता को मैसेज देते, देखो हम ईमानदार थे, हमने पारदर्शिता से चुनाव कराया है और हम जीत गए। जो बंदे इल्जाम लगाते थे उनको लोग कहते थे देखो आप दुष्ट थे, आपने इल्जाम लगाया है, और उन्होंने बेल्ट पे भी जीत के दिखाया है। इसका प्रमाण तो सामने आ ही चुका था। हाँ, मेरी बात सुन रहे ना? तो इन्होंने वो शंका दूर नहीं करी, घमंड के तहत वो करवाते रहे। आज भी 25% लोगों को शंका है कि ईवीएम में हेराफेरी होती है, जब लोकतंत्र में हमने चुनाव करना है। अब रही बात ईवीएम की, उससे भी आगे बढ़, इसका जवाब दूं? उससे भी मैं आगे बढ़ूंगा। इसका जवाब दे दूं? हाँ जी। आप कहते हो ईवीएम में डाउटफुल केसेस है 25% का, फिर पंजाब में सरकार कैसे बनेगी आम आदमी पार्टी वही की? बात है। मैं कहता हूं कि जो बड़े बड़े जानकार हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई ईवीएम सारी जगह ही आप सेट कर दोगे जहां माहौल एकदम से मैंडेट दिख रहा है, तो आप पे लोगों का भरोसा उठ जाएगा। मैं कहता हूं कि मुझे भी शंका है कि लोकसभा चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ होती है, मुझे शंका है। मेरे को 100% प्रूफ नहीं है, मेरी सिर्फ शंका है। वो शंका मेरी दूर हो सकती है। कभी सोचता हूँ यार, जैसे आपने बात करी वहाँ से सरकार क्यों जीत गई, फिर जिनको शंका है वो कहते हैं जी ऐसे तो इनको करना ही पड़ेगा क्योंकि इनका मकसद लोकसभा चुनाव रहता है। तो मैं जब वो बोलते हैं उधर की शंका हो जाती है, शंका तो हो गई ना मन में, वो शंका दूर कैसे होगी? वो शंका दूर वैसे होगी कि जैसे यूपी में इनको पता है, चलो इनका माहौल था यूपी में, कम से कम वहीं बेल्ट पे चुनाव करवा देते, योगी साहब जीतते,
करते और ये लोगों को मैसेज देते, देखो बेल्ट में चुनाव कराया, तो बाकी दोबारा कोई शंका ना आप करता। कांग्रेस की बात बोल रहे नहीं हो। जी, कांग्रेस की बात नहीं है, मैं बात की बात बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं किसी चीज में शंका पैदा होगी, मैंने इतना बढ़िया आपको तर्क दिया है, शंका पैदा होगी, अगले की शंका दूर कर दो, बात खत्म। शंका, अगर मेरे को किसी पे शंका पैदा होती है तो शंका दूर कर दो, पहले शंका नहीं पैदा होती, शंका दूर शंका भी तो तर्क पे होनी चाहिए ना। मैंने तर्क दे दिया ना, मैंने दे मैंने दिया। आपको बता रहा हूं, पंजाब में चुनाव हुआ, वहां तो बिल्कुल ही टोटली काम हो गया। ऐसे है, ऐसे तो वहां पे यूपी में भी अपना बंगाल में भी चुनाव हुआ, वहां भी कर सकते वहां भी हुआ थे। फिर। लेकिन ये जो कहते हैं कि ये एमपी के चुनाव में ऐसा करते हैं, मैं भी कोई कन्फर्म थोड़ी हूं, अगर कन्फर्म होता तो दावे के साथ मैंने कहा था मुझे भी शंका है। ये तो आप मानते हो, लोगों को शंका तो है, ये मानते हो कि नहीं मानते आप? मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते तो फिर लोग वैसे वीडियो डालते हैं सारी दुनिया। मैं चलो मैं तो मानता कि पार्षद वो होने के एक आईटी मैं पार्षद होने के नाते मैं कहता हूं शंका है मुझे, क्योंकि तितोरिया ने इल्जाम लगाया, वहां पे जो सुभाष कोच है उन्होंने इल्जाम लगाया, अगर ईवीएम ना होती तो आप इल्जाम क्यों लगाते? आप एक चुनाव तो कराओ, अब की बार बिल्कुल दोस्तों, एक एक चुनाव तो चुनाव, कराओ। एक चुनाव आप जरूर। लोग, मैं बलविंदर जी आप की बात ऐसे कर है, रहा हूं। आपकी हम बलविंदर जी, हाँ जी, यार आप कहते हो एक एक बात चुनाव एक का बात वार्ड नंबर 2 का करा ले। नहीं जी, हाँ करा ले, वार्ड नंबर 2 का। एक बात और, वार्ड ये छोटे हैं, इनको कौन छोटे देखता में क्या दिक्कत है? है? मैं कहता हूँ ये ट्रायल नहीं नहीं, मैं छोटे चुनाव में क्या आप देखते हैं, आप खुद मांग करो, आप मेरे वार्ड का एक बार मुख्यमंत्री यहाँ बैठ जाएगा, उसको पता लगा कि हरियाणा में मेरी इज्जत का सवाल है, वो मेरे वार्ड में सारे लोगों को नौकरी देके कुछ भी करवा ले। मेरे कहने का बात समझो, आप हरियाणा का जो चुनाव है अब की बार वो बेल्ट पे कराएं। चलिए, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है अभी दोस्तों। आप कराएं, एक शंका दूर एक करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बात सामने निकल के आई है, मैं बलविंदर जी की बात पे सहमत हूँ। ऑलराइट। अब दोस्तों क्या है बलविंदर जी, करनाल जिले का बैलेट पेपर में न करा ले, पूरे नहीं जिले का, नहीं 5 की 5 नहीं, विधानसभा गलत का। बात है। आप हर एक विधानसभा, छोटी सी विधानसभा का चुनाव होता है, एक हरियाणा स्टेट का कराए ना, क्योंकि वहां पे कम से कम मुख्यमंत्री का दबाव तो नहीं रहेगा। अगर सीट पे मुख्यमंत्री बैठा है तो नगर निगम और पार्षदों के चुनाव में तो दबाव रहता ही है। दूसरी बात, अगली बात और सुनो, जैसे इन्होंने क्या करा कि अब तो इनको वो भी जरूरत नहीं है, अब तो इन्होंने ऐसा सिस्टम करा दिया, अंडानी अंबानी जैसे इतने बड़े उद्योगपति इन्होंने हमारा देश का माल लूट के इतने बड़े उद्योगपति तैयार कर दिए हैं। वो कभी भी बॉस को फोन करते हैं कि बॉस ये बताओ कि आपको कौन से स्टेट में कितने एमएलए चाहिए, अब ये बात बताओ यार। बॉस वही है। हाँ जी, कमाल है, एक ही बात है यार। अच्छा। ऐसे तो बड़े बड़े नेता इन्होंने खुडे लैंड डाल दिए, ऐसे थोड़ी डाल दी उन्होंने कौन से खुड्डे लैंड डाल दिए? हमारे जो अडवाणी साहब हैं, क्या हाँ। उनका राष्ट्रपति बनने का भी हक नहीं बनता था? अच्छा। क्या इतने बुरे थे वो? हैं, अगर मंदिर की बात करते तो शुरुआत तो उन्होंने करी थी ना। मुरली मनोहर जोशी। ऐसे आपने तो सरकार के टाइम मंदिर बनाया है, उन्होंने बिना सरकार की इतनी बढ़िया तपस्या करी थी, उनको खुडे लैंड क्यों लगा दिया मोदी साहब ने? मेरे कहने का मतलब है, हर बात लोग मेरे समझ रहे हैं, भले ही आप उस पर गलत कमेंट करते रहे मेरी बात पे, लेकिन बात वो समझ रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और कहता हूँ, जो वहाँ पे हुआ है, जो महाराष्ट्र में हुआ है, तो क्या बाल ठाकरे के परिवार से बड़ा कोई हिंदुत्व रखने वाला बंदा है? वो कारण ये है कि एक तुम्हारा छोटा भाई है, एक बात सुन लेना, आपका एक छोटा भाई है, वो कहता है जी 2.5 साल आप राज कर लो, 2.5 साल मैं करता हूँ। अगर आप हिंदुत्व की रक्षा करने वाले हैं तो आप कहते हैं ठीक है, इन्होंने शुरू से मंदिर की बात करी है और बहुत मेहनत करा मंदिर बनवाने के लिए, हिंदुत्व की बात करते हैं, अगर ये मानते हैं तो इनको छोटे भाई को 2.5 साल देने में क्या प्रॉब्लम थी? जब इन्होंने लात मार दी और उसने जाके सरकार बना ली, हुआ क्या? एकदम से जैसे ही उसने सरकार बना दी, पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो हिंदुत्व उसका खत्म हो गया क्या? है मतलब बात, मेरी बात सुन लो जी। उसके बावजूद क्या हुआ? ये बात मुझे तर्कहीन लग गई। तर्कहीन नहीं, हाँ। मैं तर्क दूंगा। इन्होंने सत्ता के लिए उन्होंने विचारधारा को छोड़ दिया, कमाल हो गई है। विचारधारा कहाँ छोड़ी है आपने? बाल ठाकरे की विचारधारा को छोड़ दिया, कमाल हो गई है। आप ऐसे है, विचारधारा को छोड़ दी, अगर वो उनको मुख्यमंत्री बनाते तो उनके बात तो वही होगी ना, सत्ता की बात होगी ना बलविंदर जी। बात है, तो ये सत्ता खुद ही हासिल करे बैठे हैं, उनके दम पे जीतते हैं, सत्ता खुद हासिल बनते हैं। जब अगर वो बराबर के इनके चुनाव लड़ रहे थे तो क्या उनका दिल नहीं करता कि वो मुख्यमंत्री बने, वो भी अपने पापा के जो उन्होंने वादे करे हैं वो पूरे करें? उनका मन नहीं करता क्या? इन्होंने जब लात मार दी, कहीं ना कहीं तो जाएगा। दूसरी बात है, कांग्रेस में चला जाएगा, ये कौन सी बड़ी एक बात और, कांग्रेस में कहाँ चलेगी? उन्होंने समर्थन लिया, आपने दुष्यंत चौटाला का समर्थन क्यों लिया? आप बात जाट नॉन जाट की करते हैं, जब आपको जरूरत पड़ी आपने दुष्यंत
समर्थन, चौटाला का समर्थन ले लिया आप, एक बात है। उसके बावजूद आपने बात करते हैं नीतीश कुमार लड़ता है, बीजेपी के विरोध में नीतीश कुमार लड़ता है वहां पे बिहार में, और नीतीश कुमार उसके बाद उसको धोखा दे के और बीजेपी के साथ सरकार बनाता है, वहां ये सही है, वहां पे गलत है। यहाँ गंगा स्नान होता है भाई साहब। नहीं, मैं गंगा स्नान ही तो होता है। दूसरी बात में ये कहता 40 विधायक, क्या जिंदगी में किसी से 40 विधायक नाराज हूं और मुख्यमंत्री को भनक ना लगे? इतनी सीआईडी फेल होगी क्या किसी कमाल है, की? हरियाणा के सारे विधायक नाराज है, नहीं, तो क्या कर लिया? नहीं, मेरी बात सुनो, वो 40 के आप 40 तो हरियाणा के सारे 40 विधायक के नाराज हैं। 40 से एकदम क्यों भागे? वो, उनकी कोई नाराजगी नहीं थी, उनको धन का इतना लालच दे दिया, उनकी 100 पीढ़ियां भी खाएंगी तो धन खत्म नहीं होगा। वो धन बल के दम पे वो पार्टी टूटी है, सरकार टूटी है, ना के नाराजगी के दम पे। अच्छा बलविंदर जी, हरियाणा के सारे विधायक नाराज हैं या नहीं है? हाँ जी, हरियाणा के सारे विधायक नाराज हैं या नहीं है? एक बात और सुन, विधायक वहां पे महाराष्ट्र में सारे विधायक नाराज थे। वो हरियाणा में आ जाओ बाबा। मैं वहां भाई हरियाणा में आऊंगा, हाँ। सुनना, बात तो तर्क से ही होगी, हाँ, हाँ। ये सुनने वाले सारे देखेंगे। अच्छा, हरियाणा में शेयर ऐसे है शेयर जी, करने के लिए तो बोलो। ऐसे है जी, महाराष्ट्र में 40 विधायक नाराज होते हैं। वहां पे बीजेपी विपक्ष में थी, वहां पे उनको करोड़ों रुपए खर्च करके खरीद लिया जाता है, तो उनकी नाराजगी दूर हो जाती है, वो पार्टी को तोड़ देते हैं। यहां भी उससे 10 गुना ज्यादा नाराज हैं, सुनना ध्यान से। अच्छा। लेकिन यहां विपक्ष के पास इतना धन बल नहीं है कि उनको खरीद के बीजेपी पार्टी को तोड़ दे। फर्क ये है, बीजेपी पार्टी वैसे नहीं, इतना बड़ा फंड, इतने बड़े दफ्तर बना ली, सारे देश को लूट के पार्टी में डाल दिया, और उनको पर्सनल धन इकट्ठा करने की मोदी साहब को कोई जरूरत नहीं है। इतने इतने बड़े उन्होंने धनाढ़ लोग तय कर दिए हैं, पर मजबूत कर दिए हैं, जड़ें उनकी पाताल में चली गई हैं। जब तक परमपिता परमात्मा की दृष्टि नहीं पड़ती उन दुष्टों पे, तब तक उनका साम्राज्य ऐसे ही फैलता जाएगा, जिसको चाहेंगे जब मर्जी खरीद लेंगे। आज उनके पास इतनी ताकत होगी, किसी भी पार्टी के कितने भी विधायक जिस टाइम उनका दिल करेगा खरीद लेंगे। कमाल है, बलविंदर को खरीद लेते हैं, बलविंदर क्यों नहीं बिका फिर? हाँ जी। पैसों की कमी तो नहीं है? नहीं, यहाँ छोटे पार्षदों की क्या कहानी होती है, क्या पार्षद करेंगे? मैं तो किसी पार्षद से हमारे को आपस में झगड़ते देखा कभी? उनके मेरे से तुम बुरे तो हालात सारे हैं। एक ही वो हो, क्या भाई बोलते साहब, हैं? उनके हाँ, बुरे हाँ, हालात प्यार वो हैं। प्यार इसलिए है कि वो भी सारे एक ही हो। इनकी सत्ता की दुष्टता का शिकार हैं। सारे। हाँ, ये सारे शिकार हैं। वही पार्षदों को इनके इतनी बेइज्जती अधिकारियों से पार्षदों की करवाते हैं। और सही पूछो, मेयर मेरे खिलाफ है, मेयर की क्या इज्जत है? कई बार तो हमें भी दया आती है कि कम से कम मैं लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल उसकी चलती नहीं है। अच्छा। और क्या मेयर की चलनी नहीं चाहिए? हद होगी है, चाह तो चल नहीं रही। आप नहीं, चाह पी रहे, मेयर की चलनी नहीं चाह चाहिए। ठंडी हो गई मेयर है। की शहर में चलनी नहीं चाहिए। मेयर को पूछते चाय हैं, दी चुस्की ठंडी हो गई ये है। अधिकारी मालिक हो गया, मेयर की चलनी नहीं चाहिए। अब आप कहोगे मेयर की तारीफ करने लगे, मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बात ये कि यार मेयर शहर की बना दी, फर्स्ट नागरिक, उसकी चलनी नहीं चाहिए क्या? कमाल है, विधायक की चलेगी या मेयर की चलेगी? ये भी बात तो सोचो तो सही आप। अगर मेयर की सही चलने में लगी, पूछो, फिर विधायक कहाँ सही जाएगा? में पूछो तो मुख्यमंत्री इतने दुष्ट हो चुके हैं, वो किसी मंत्री की नहीं चलने देते, किसी विधायक की तो बड़ी दूर की बात है, वो चलने नहीं देते किसी की। जो उनके चाटुकार है, चाटुकारों की चलती है। बलविंदर जी, आप हमारे से बात कर रहे हो चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी, कैसे लग रहा है? यार बहुत बढ़िया लग रहा है। जब आप मजा आ टेढ़े रहा है। जब आप टेढ़े सवाल पूछते हो। अभी तो मैंने पूछा ही नहीं कोई टेढ़ा टेढ़ा सवाल। आप पूछो, मैंने कभी आज तक किसी पत्रकार को बोला कभी जिंदगी में, आप 7 साल में, कि जैसे मेरे ये सवाल पूछना, आप टेढ़े से टेढ़े सवाल पूछो। आपका राइट बनता है, आपकी आज़ादी है, हमारी आज़ादी बोलने की है, आपकी आज़ादी सवाल करने की है। बिल्कुल दोस्तों, टेढ़ा सवाल पूछ लेते हैं। बड़ी रसमलाई बड़ी खाई आपने मेयर के घर पे बैठ के। ऐसे है कि एक बात और बताऊं, खाई है या नहीं खाई? नहीं, अब आपको मैं बोलूं कि मैंने आपको चाय पिलाई है या मैं आपके घर चाय पी है, मलाई किस तरह की रस मलाई, जब किसी के घर जाएंगे तो वहाँ खाएंगे, भूखे तो रहने से रहेंगे। दूसरी बात यह है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरा सेवा नहीं, सुवा ज्यादा हो जाती नहीं, है नहीं, कि बलविंदर नहीं, बराड़ आ रहा है, बलविंदर का प्रेशर बड़ा रहता है। नहीं, बलविंदर प्रेशर तो रहता है कि ये मानते कि नहीं मानते? एक बात बता दूंगा मैं, चाहे वो मेरा कितना ही खिलाफ है, लेकिन जब हम सारी टीम बैठते हैं ना, तो उसका स्वभाव तो है, वहां पे चाय पानी की तो प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसा कोई विरोध में भी है, वो इज्जत उनका स्वभाव है कि उठ के खुद कप पकड़ाएंगे,
जो ब्रिज गुप्ता जी हैं, ये अपना स्वभाव है ये उनका। स्वभाव है। आगे समझ में। तो जैसे आपने एक खासी जो जैसे आपने हमारी गिनवा दी। जो हमारी मैडम का आपने देखा है, उसका स्वभाव है, वो स्वभाव नहीं बदला जा सकता। रही बात ये है कि जब हम 5 साल उनके साथ रहे, घर में हज़ारों बातें प्राइवेट भी हुई होगी, मेरे घर में भी हुई होगी, उनके घर में भी हुई होगी। क्या आपके सामने किसी एक भी प्राइवेट बात का इतना राजनीति में उन्होंने मेरा नुकसान करा, तो क्या एक भी प्राइवेट का बात का कभी मैंने मीडिया के सामने कहीं ज़िक्र किया है? हम असूलों वाले इंसान हैं। बलविंदर जिस जी, घर में बैठ गए हैं, उस घर की बुराई मैं कभी करता नहीं। और एक मर्दों वाली बात और है, जब से वो घर छोड़ा है मैंने, तो उस कॉलोनी में किसी घर में भी जाके नहीं बैठा मैं। ये बंदे के असूल होने चाहिए। ये थोड़ा यहाँ कल वहाँ बैठा कॉलोनी वालों और क्या कसूर है इसमें? नहीं जी, उनके कॉलोनी में भी 3-4 विरोधी उनके घर के सामने रहते, मैं नाम नहीं लूँगा। अच्छा, आगे समझ में। अड़ोस-पड़ोस में अगल-बगल विरोधी हो गए काफ़ी ना? वो इंतज़ार विरोधी बना दिए या वो हो गए? नहीं, पहले से है। सुमिता सिंह के टाइम पे वो सुमिता सिंह के उससे साथ जुड़े अब हुए बाद थे। में भी तो बने हैं। लेकिन लेकिन मैं कभी उनके घर में भी नहीं गया, नहीं जाना चाहिए। यार विरोध है, करेंगे, डट के विरोध करेंगे, उनकी नीतियों का विरोध करेंगे। जो वो शहर को लूट-लूट के धन इकट्ठा कर रहे हैं, उसका हम विरोध करेंगे। जो वो कॉलोनियाँ काट के पैसा कमा रहे हैं, उसका हम विरोध करेंगे। लेकिन जिस घर में जो मेरी बेटियाँ हैं, वो सदा ही मेरी बेटियाँ हैं। जो उस घर में जो बहनें हैं, वो सदा ही मेरी बहनें हैं। मतलब जो उसके घर में उसके भाई हैं, मैं उनको भाई ही समझता हूँ। तो ये बंदे के असूल होने चाहिए। ये थोड़ी है कि आज मेरी उसके साथ बिगड़ गई और मेरे संस्कार भी खत्म हो जाएंगे। बलविंदर जी, जिस तरह से प्यार से, मोहब्बत से मेयर और उनके पति ब्रिज गुप्ता जी चाय-पानी पिलाते हैं, बड़ा मान-सम्मान देते हैं, ये तो पॉजिटिव पार्षदों पॉइंट है। को तो करते ही है ना। नहीं, सबको सबको करते हैं, ठीक, अच्छी क्योंकि बात है। शहर में चर्चा यही है, सबको करते हैं। लगता है आपको सबको करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि पार्षदों का तो बहुत सम्मान करते हैं। उनसे ज़रूरत है इसलिए। नहीं, वो क्योंकि उनके साथ बराबर अंदर बैठने को उनको मौका मिलता है। बाकी जनता जो बाहर से गरीब जनता जाती है, तो उनको तो अंदर एंट्री नहीं है। मुझे भी पता है इस चीज़ का, मैं गवाह हूँ। अच्छा, उनकी एंट्री बंद है। उनकी एंट्री नहीं है। कोई वार्ड में पूछ लो, क्वेश्चन है, तभी कह देना बिंदर जी आप गलत कह रहे हो। लेकिन जो उनके साथी हैं, उनकी वो जब तक उनके साथी हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये बात सही है। दोस्तों, इसको ज़रा अच्छे से चेक कर लेना कि मेयर का परिवार और मेयर के पति ब्रिज गुप्ता, उनका स्वभाव कैसा है। एक बात तो बड़ी साफ है कि जिससे ज़रूरत होती है उसका सम्मान ज़्यादा करते हैं, ऐसी बात है। नहीं, ज़रूरत भी हर टाइम नहीं मान सकते कि ज़रूरत में सम्मान करते हैं। कुछ हुँ, सारे से सदा ज़रूरत थोड़ी होती है। हुँ, जो उनके ड्राइंग रूम में बैठेंगे, अगर कोई आता है, चाहे कोई अधिकारी आया, चाहे कोई पार्षद आया, उसका सम्मान तो मैंने अपनी आँखों से कहा, देखा है। थोड़ा-सा मुझे नाराज़गी ये है कि जैसे गरीब जनता आती है, उनको वो थोड़ा दूर रखते हैं, उनको भी नज़दीक लगा दें तो अच्छे लगता है फिर। नहीं, जिनको दूर रखते हैं वो इनको दूर कर देंगे अब। नहीं, दूर तो उन्होंने कर ही रखा है। अब कोई पता है कि मेयर का चुनाव लड़के देख ले, अपने आप ही पता लग जाएगा। बलविंदर जी, आप हमेशा चर्चा में रहते हो, हुँ। ठोका-ठक्की बड़ी करते हो। ठोका-ठक्की दोस्तों समझ लेना कि राजनीति है ना, देखिए, आज राजनीति एक मैं में बात बड़ी बताता हूँ ठोका सीधी, वो ठकी इसलिए बड़ी करते होती हैं। है कि मतलब कि एकदम से जो गलत है उसका विरोध कर देते हैं और जो सही है उसका समर्थन कर देते हैं। बलविंदर जी, ये मैं स्वभाव मेरा है। आपको विधायक और एमसी का मीनिंग समझाता हूँ। इनका कोई अच्छा। मीनिंग 2 मिनट में नहीं है। इनका मीनिंग ये है कि 20,000 पार्षद के 20,000 वोटर हैं। 20,000 के 20,000 अपनी बात जाके किसी अधिकारी के सामने डायरेक्ट नहीं रख सकते। पार्षद वो रख सकता है आज। तो उसमें क्या करते हैं, वो एक मुखिया तय कर देते हैं कि ये हमारी बात रखेगा। उसकी इतनी औकात है कि हम्म, उन बंदों ने उसको इस लायक बनाया कि वो हमारी बात रखे। हम जाके आगे डीसी से दोस्ती लगाने लग जाते हैं, अधिकारियों से दोस्ती लगाने लग जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारे को बनाया है, उनको हम भूल जाते हैं। छोटी-मोटी जनता भी नाराज़गी होती है, मेरे से भी नाराज़ है, क्योंकि अगर 20,000 वोटर हैं, तो सबका मैं कई बार फ़ोन नहीं उठा पाता, सबके घर में नहीं जा पाता। आधे तो इसलिए नाराज़ होते हैं, उन्होंने बहुत प्यार किया होता है दिन-रात, फिर मैं उनके पास बैठ भी नहीं पाता, तो वो इसलिए नाराज़गी होती है। लेकिन हमारा नियम ये बनता है कि जिस काम के लिए हम गए, उसको काम को निभाएँ। विधायक भी है, वो भी यही है कि 1.5 लाख लोगों, 2 लाख लोगों ने चुन दिया कि आप हमारी बात रखो, हम बात नहीं रखते, हम धन इकट्ठा करते हैं। लेकिन हम मेरे दिमाग में ये सोच रहे थे कि हम जनता के बनाए हुए चौधरी हैं, और उन्हीं के लिए ही हमें बात रखनी चाहिए, ना कि अपने पर्सनल लाभ के लिए, ना कि किसी अधिकारी के लाभ के लिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बात दिखाते हैं और सुनवाते हैं। बलविंदर जी मेरे साथ है। बलविंदर जी, आपको मालूम था कि आप मेरे प्रोग्राम में आ सकते हो, मैं आपको चूज कर सकता हूँ? नहीं, आप अचानक ही आए हैं, कोई बता के थोड़ी आए हैं आप।
पहले मैंने जाना था, अब डीएसपी साहब से वहाँ मिलना था, किसी दोस्त का काम था वहाँ, लेकिन फिर मैंने वहाँ पे मेरे दोस्त हैं उनको भेजा है और मैं आप आए हैं तो आपको इंटरव्यू देने लग गया। और मैंने कभी किसी को बोला नहीं मेरे से ये क्वेश्चन पूछो ना क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछना आपकी आज़ादी है बलविंदर और जी, खुल के बोलना हमारी आज़ादी है। बलविंदर जी, अभी आपने रिसेंटली भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर रहे हो लगातार। क्या लगता है करनाल में चल क्या रहा है? यार कुछ ना हो, मैं पहले भी कहता हूँ कि जब एक जंगल में आग लगी थी तो एक चिड़िया चोंच भर के उसमें पानी डाल रही थी, तो सभी पक्षियों ने जानवरों ने बोला कि आपकी एक चोंच से क्या हो जाएगा। उसने कहा जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और आपका नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। और आज भी यही है कि बलविंदर सिंह का नाम जनता की आवाज़ उठाने में और जनता के लिए लड़ने में लिखा जाएगा। बाकी नेताओं का चाटुकारों तमाशा देखने वाला मतलब प्रस्ती के नाम पे लिखा जाएगा। बलविंदर जी, नगर निगम में आप पिछले काफी लंबे से जुड़े हो, पार्षद हो। क्या है करनाल का नगर निगम की सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि यहाँ ये पहले होता था भ्रष्टाचार, अब यहाँ भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया। बलविंदर जी, एक वो डीटीपी आया नया करनाल में, दबड़ 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 उसने बड़ी कार्रवाई बिठा दी, गरीबों के मकान तोड़ दिए। उससे पहले जो डीटीपी था वो पकड़ा गया है, ऐसे है तहसीलदार पकड़ा गया है, ऐसे कॉलोनियां दब के अवैध काटी जा रही है, चाहे शहर की बात करें चाहे जिले की बात करें। क्या लगता है कि आपको ये खेल क्या खेला जा रहा है? ऐसे है। डीटीपी साहब से मेरा निवेदन है कि गलती से भी एक पैसा किसी से रिश्वत ना ले ले। रिश्वत लेते ही इतिहास लिखा जाएगा कि एक ही टाइम में दो दो डीटीपी करनाल जेल में बंद। हम डीटीपी साहब आपसे डरते नहीं। आप जो धमकाते हो ना कि कॉलोनाइजर कॉलोनियों पे भाग जाएंगे डीलर, यहाँ पे कम से कम 90% लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं यहाँ पे। और आप उनको कहते हो कि मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ, मैं ਤੁਸੀਂ आप ਉੱਤੇ ਇੰਜ आप कर उनको ਦਿੰਦੇ कहते हो। हो कि मेरे खौफ से वो डर के मेरे खौफ से डर के वो भागेंगे। आप ये कहते हो, आप कितने के बड़े खौफदार हो। आप में क्या ऐसा दम है जो हमारे को आप धमकाओगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी की वैध बिल्डिंग भी तोड़ दो, इससे ज़्यादा थोड़ा। आपसे कोई डर नहीं है, आप इस वहम में मत रहना। और जो इस आका ने आपको भेज दिया है उसको भी आप बोल देना कि आपका हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हम भी जोड़ा उठा के जेल के नाम पे जाने के लिए तैयार रहते हैं। हम अपनी जनता की लड़ाई लड़ेंगे। शब्दों के संभाल के बात करना। ये वही करनाल है जिन्होंने भजनलाल की पीएचडी तोड़ी थी। ये वही करनाल है जिन्होंने पहले दुष्ट डीटीपी को अंदर ठोका है। उससे पहले जाके एक बार मुलाकात करके पूछ लेना कि उसका घमंड आज से आपसे 10 गुना ज़्यादा था। घमंड में मत रहो। ऐसी किसी अधिकारी को बातें शोभा नहीं देती। आज तक ऐसी बातें तो हमारे किसी एसपी ने भी नहीं कही जो आप हमारे डीलरों को धमका रहे हो। क्यों छोड़ेंगे सड़कें आपके डर से। आप आ जाओ, एक दिन मेरी कॉलोनी में आ जाओ। मैं बताता हूँ, मैं बाहर गया हुआ था और इसीलिए आप इतना ज़्यादा बोलते हो। वहीं पूछते हैं आपसे भी ये शब्द आपने बोल कैसे दिया। क्या बात है दोस्तों, इस बात का जवाब हम भी दे देते हैं। डीटी साहब, दम है ना दम, मेरे प्रोग्राम में आ जाना, खुली चुनौती। और करनाल के लोगों को डराने धमकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी पोल खोलूंगा ना, करनाल के लोग आपको घर में नहीं घुसने देंगे। आपके कर्मकांड जो उनसे है ना पूरे, सारे के सारे मेरे पास आ चुके हैं। 1 बाय 1 एपिसोड दिखाऊंगा डीटीपी करनाल का, भाट का। कोई भी बलविंदर जी, ये भाट हाँ, आपको बता देता हूँ, एक बात और ये बताता ऐसे हूँ। लिटिगेशंस में है, पूर्व विधायकों के साथ उलझा हुआ है। और आचरण देखो, आता बढ़िया आचरण के साथ आए, अपनी बात अपनी ढंग से रखे। ये धमकाने वाला लहजा मुझे नहीं पसंद आया। ऐसे है, इनको कोई ढंग का नेता मिला ही नहीं है। तभी ये नेताओं को, तभी ये छोटे अधिकारियों को, तभी ये पब्लिक को धमकाने का काम करते हैं। जब आप डीटीपी साहब कोई भी यहाँ पे अधिकारी आता है ना तो उसका साथ में उसका इतिहास भी आ जाता है। पीछे तक का लोग इतिहास उठा लेते हैं कि किस टाइम में इसने कौन सा क्राइम किया था। आप वहम में मत रहना। आप आराम से करो जो आपको जायज कार्रवाई करने में, और दोबारा किसी गरीब पे नाजायज हाथ मत डालना। पब्लिक बहुत तंग आ चुकी है। ये मत कहना कि हमने बताया नहीं। अत्याचार बहुत हो चुके हैं, अब ये पब्लिक और अत्याचार नहीं सह सकती। बलविंदर जी, बात डीटीपी की आ गई, भाट की, मिस्टर भाट है जो, अब इसकी पिक्चर थोड़ी सी मैं खोल दूं अगर आप कहते हो तो? चाय की चुस्की में ऐसे है जी, चुस्की ले लें यार, रहने दें? ये खुद ही खोल लेंगे। आप क्यों अपने खोलते आप हैं, खोल ये देगा? खुद ही नहीं, खोल मेरा के काम है खोलना। आप ऐसे काम है खोल सकते हैं, आपकी आज़ादी है। लेकिन हम इस किसी को इतना बड़ा हीरो क्यों बनाएं। डीटीपी तो है। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी बात बता दें। 13 तारीख यानी कि
अभी 2 दिन पहले ये हाई कोर्ट के अंदर तारीख भुगतने गए हुए हैं डीटीपी साहब, दफ्तर से गायब हैं। चंडीगढ़ में क्लास लगी हुई है इनकी बढ़िया वाली, डायरेक्टर ने बुला रखा है और उनसे पूछा जा रहा है कि आपने जो ये शब्दों का प्रयोग किया है क्या है ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं है दोस्तों। और कुछ नेता है वो कहते हैं ये SCS है, ये भी नहीं है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर है ये, और क्या है, नौकरशाह है। दोस्तों करनाल के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, जिनको सिर पे बिठा रहे हो ये सिर पे बिठाने लायक नहीं है। भारत का संविधान पढ़ लो, ये नौकरशाह लोग हैं, ये आपकी नौकरी करने के लिए इनको यहाँ बिठाया गया, लगाया गया है, लेकिन सही काम करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। बलविंदर जी क्या लगता है आपको, जो ये गरीबों के मकान तोड़े गए हैं सही तोड़े गए हैं या गलत तोड़े गए हैं? बिल्कुल गलत तोड़े गए हैं। जो यहाँ मेरी कॉलोनी में मकान तोड़ा है इन्होंने, एक लड़का संदीप है, पता नहीं उसने गरीब ने कैसे मकान बनाया था, 1-2 मकान और यार पालन आप आपकी कॉलोनी के कॉलोनी बाद में मकान तोड़े तोड़े हैं। सारे? नहीं, पहले भी तोड़ा था आपकी दो, कॉलोनी दो, में? दोनों मकान तोड़े हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये नहीं कि मेरे वार्ड स्पेशल है, ये GT रोड के बाहर जो कॉलोनियाँ जितनी भी बनी हैं, बाहर ही GT रोड की बनी है, शहर के अंदर तो बनने से रही, क्योंकि शहर के अंदर तो जगह ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारे ही वार्ड आएंगे उसमें। दूसरी बात है, ये दोनों गरीबों के जो मकान तोड़े हैं ये बिल्कुल गलत तोड़े हैं। 7 साल पहले जब उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली, उन्होंने मकान बना ली, तो आपने आज क्यों तोड़े हैं? 7 साल बाद क्यों तोड़े हैं? अब किसी की नींव तोड़ो जो नई बन रही है, तो उससे पहले आपको सड़कें खत्म कर दो ना। आपने सड़क छोड़ क्यों रहे हो वहाँ पे? और पुरानी को तो आपको सड़क खोदने कौन देगा? जो नई कॉलोनी बनती है उसकी सड़क को खोद के उसकी मिट्टी उठा के ले जाओ, कौन मना करता है? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रजिस्ट्री हो, ना प्लाट दिखे, ना बिके, तो आप मकान गरीब का तोड़ते हैं। अब की बार इन्होंने तो बहुत एक बड़ा पंगा कर लिया था। इन्होंने तो जो वाल्मीकि बस्ती है मॉडल टाउन, वो तोड़ने का प्लान कर लिया था, लेकिन हम सब ने बात रखी, तो फिर उन्होंने 4 महीने का टाइम दिया। उन्होंने कहा सारी दुनिया को ग्रांटें दे रहे हैं, हमारे को ग्रांट दो मकान बनाने के लिए, हम खाली कर देंगे, हाँ मेरी जिम्मेवारी है, हम खाली कर देंगे। तो बिना मतलब ये ऐसा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विनाश की ओर जा रहे हैं और अब विनाश हो चुका है। बलविंदर जी, शहर जो नगर पालिका की हद है उसके अंदर कितनी अवैध कॉलोनियां कट गई हैं, कुछ जानकारी है आपको? अवैध कॉलोनियाँ पुराने समय से कट रही हैं, उसमें कौन सा है, हो गई होंगी मेरे ख्याल 100 से तो ऊपर कट गई होंगी अवैध कॉलोनियाँ। अच्छा, हाँ, तो वो कोई ऐसे तो थोड़ी, निगम 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 ऐसे ऐसे रोकने में कामयाब ऐसे नहीं हुआ? ऐसे थोड़ी है, टोपी उन्होंने उठा के चोरी से जेब में डाल ली। अच्छा, उन्होंने 6 महीने साल लगता है ये कॉलोनी काटने में, और अधिकारियों ने कटाई है, अधिकारियों के बगैर कैसे कट सकती है? नगर निगम के सब मिले हुए हैं। मिले कहाँ हुए हैं, वो तो मालिक ही बने हुए हैं, खुद ही काट रहे हैं। ये कूड़े में देख नहीं लिया इन आपने? चीजों की जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? जांच करने के लिए NGT का जज आता है, तो यहाँ की सारे मर गए थे। DC साहब जांच कर देते, NGT को जज को आने की क्या जरूरत थी? कमिश्नर साहब जांच कर लेते। तो एनजीटी के इन्होंने चेयरमैन है क्या वो, करा पूर्व था, जस्टिस है वो। एक मैं बात जी। बताता हूँ, इन्होंने क्या मजे की बात बताता हूँ। जो ये घोटाले का उजागर हुआ है कल को, ये जो कल का घोटाला उजागर हुआ है, इसमें मैं ये टोटल वीडियो पहले कमिश्नर साहब को भेजी, अच्छा। DC साहब को भेजी। उस टाइम उन्होंने उसको देख भी लिया, हम्म। उन्होंने वहीं से जज साहब को आगे भेज दिया। उन्होंने मेरे से बात करना उचित नहीं समझा, उन्होंने उस वीडियो को दिखाना जज को उचित नहीं समझा। तो इसका मतलब कैसे कह लेंगे DC साहब साफ हैं? DC साहब या तो आप इसमें संलिप्त हैं, या फिर जो मैं पिछली आपकी पृष्ठभूमि जानता हूं कि आपके ऊपर ईमानदारी का टैग है, या आपको मुख्यमंत्री लेवल का दबाव था, तभी आपने मेरी वीडियो को इग्नोर किया, मेरे फ़ोन तक नहीं उठाए, और ऊपर से लिपापोती करके इनको भेज दिया था। पत्रकारों के निवेदन पे जज साहब को दोबारा आना पड़ा, और कितना बड़ा घोटाला लाइव हुआ आप जानते हैं। DC साहब अब आप जवाब देंगे। बलविंदर जी, हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आपको, चाय की चुस्की बहुत बात अच्छा करने है, से? बहुत अच्छा है जी। खुल के बातें पूछते, खुल के बात करते हैं हम। कुछ कहना चाहेंगे लोगों को आप? मैं कहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जो विभाग पत्रकार हैं उनकी कदर करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करना चाहिए, ताकि जो नेताओं की आवाज़ है वो आप तक पहुँच सके, जनता की आवाज़ आप तक पहुँच सके, जो ये दिखाना चाहते हैं वो आप तक पहुँच सके। बलविंदर जी, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद, आपने चरण डाले, हमारे घर को पवित्र किया। बिल्कुल दोस्तों, हम चाहेंगे कि इस खबर को, चाय की चुस्की को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और दोस्तों, जाने से पहले एक बात बतानी होती है आपको, वो बात आज बताते हैं आपको। डीटीपी, जो नए डीटीपी आए हैं, बेबाक हैं बड़े। जब वो बोलते हैं उनको पता ही नहीं लगता क्या बोल जाते हैं। अभी बड़ा विवादित बयान उन्होंने दे दिया
और आप सोच सकते हैं कि ये करनाल की धरती है। बलविंदर जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, किसी की पीएचडी बनने नहीं देते, तोड़ देते हैं उसको। और दोस्तों हम भी चाहेंगे कि आपके पास जब भी ये डीटीपी का कोई भी लकुल्ला फंसे, तुरंत गाड़ी पे चढ़ा देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास सुवीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.